दोस्तों, जैसे जैसे लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं या उन्हें ये पता करना है कि शेयर बाजार से हम कैसे पैसा कमाएं, तो लोगों के मन में ये सवाल आता ही है कि हमें कौन सा शेयर लेना चाहिए, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या उस शेयर को कब खरीदें और कब बेचें। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि किसी स्टॉक को कैसे एनालिसिस करें। और अगर आप भी एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, जिससे आपको भी सही जानकारी हो शेयर मार्केट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग अक्सर ये सोचते हैं कि स्टॉक एनालिसिस में हमें बस कुछ ही रेशियोज को देखना होता है, जैसे पी रेशियो, डेप्ट रेशियो या फिर उस स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा है, ये सब। और यही सब अगर हमें अच्छी लगती है तो हम बिना देरी किए उसे खरीद लेते हैं। और यही वजह है कि हम में से ज़्यादातर लोग पैसा कमा ही नहीं पाते। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगी, तो आप लोग कहोगे कि ठीक है, फिर हम टीसीएस और इन्फोसिस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि दोनों ही कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी कंपनी है। और दोनों में फ़र्क ही क्या है, लगभग तो दोनों सेम ही काम करते हैं। पर नहीं, यही तो हमारी गलती होती है कि हम एनालिसिस के दौरान सिर्फ स्टॉक एनालिसिस को ही देख रहे होते हैं। और ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि टीसीएस और इन्फोसिस का बिजनेस मॉडल कैसा है, उनमें क्या डिफरेंस है और क्या सेम है, उनके कस्टमर कौन है, कौन सही काम कर रही है। और दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों में हम पीछे रह जाते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, बल्कि आप एक बिजनेस में अपना पैसा लगा रहे होते हैं स्टॉक के जरिए। तो जरूरी ये है कि सबसे पहले आप कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझें। किसी भी कंपनी को एनालिसिस करने के दो मेथड हैं, पहला क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस उसे कहा जाता है जिसमें हम किसी कंपनी की क्वालिटी चेक करते हैं, उसके प्रोडक्ट चेक करते हैं, उसके बिजनेस को समझते हैं, उसका फ्यूचर और उसके कस्टमर, ये सब चेक करते हैं। और ये एनालिसिस कोई भी नंबर्स के फॉर्म में नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए हम एक एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर को ले लेते हैं। अब हम इसमें ये देखेंगे कि ये कंपनी आखिर बनाती क्या क्या है। तो हमारे इंडिया में हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी सबसे ज़्यादा डेली यूसेज के प्रोडक्ट बनाती है, जैसे नहाने का साबुन, कपड़ा धोने का साबुन, बर्तन धोने का साबुन, शैम्पू, पाउडर, केचप, पेप्सोडेंट और भी बहुत कुछ। कंपनी के प्रोडक्ट देखने के बाद आप उस प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करते हो कि क्या ये कंपनी सही प्रोडक्ट बनाकर दे रही है या नहीं। जैसे इस कंपनी की बात करें तो ये डव सोप एंड शैम्पू, रिन साबुन, किसान टोमेटो केचप, क्लिनिक प्लस, हॉर्लिक्स, वैसलीन जैसे कई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाती है। और हम में से 80% लोग ये सभी प्रोडक्ट यूज़ करते ही है, और मुझे खुद भी इसका क्वालिटी सही लगता है। तो हम कह सकते हैं कि ये कंपनी क्वालिटी चेक में सही है। अब उसके बाद हम कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। जैसे कि साल 2019 में हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी ने 40,700 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें से 18,000 करोड़ रुपए इसके पास ब्यूटी और पर्सनल केयर से आए, 13,000 करोड़ रुपए होम केयर से आए, 7,000 करोड़ फूड और रिफ्रेशमेंट से आए और 1,000 करोड़ अदर जगहों से। देखिए, कोई भी कंपनी हो, वो सिर्फ दो ही तरीकों से अपने सामान को बेचकर पैसा कमाती है। पहला है लो मार्जिन हाई क्वांटिटी, मतलब कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में कम मार्जिन ले रही तो ये जरूरी है कि उसे अपने सेल्स को बढ़ाना होगा, तभी वो फायदे में रहेगी। जैसे डी मार्ट करता है। डी मार्ट अपने कस्टमर्स को बाकी जगहों से काफी सस्ते दामों पर सामान बेचता है, लेकिन वो इतने ज्यादा क्वांटिटी में बेचता है कि उसे कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं। और वही दूसरी तरफ होता है हाई मार्जिन लो क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, आप एप्पल कंपनी को ले लो। ये कंपनी अपने मार्जिन पर ज्यादा ध्यान देती है। इनके प्रोडक्ट्स काफी कम बिकते हैं, मगर बहुत महंगे दामों पर बिकते हैं, तो इनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट हम कंपनी के फ्यूचर और उसके कॉम्पिटिटर्स को एनालिसिस करते हैं। जैसे अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे इतना रिसर्च करके, तो जाहिर है आप उसे 10 से 15 साल के लिए तो रखोगे ही। तो ये जरूरी है कि हम जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, तो क्या वो कंपनी आने वाले 10 से 20 सालों में भी टिके रहेगी या नहीं। देखिए, टेक्नोलॉजी कंपनी का कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे कि हमें टेक्नोलॉजी कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स पसंद हैं, तो जरूरी नहीं कि फ्यूचर में भी वो ठीक ही हो। फॉर एग्जाम्पल, आज आपको एमआई के फोन सही लग रहे, तो जरूरी नहीं कि 20 साल बाद भी आपको यही फोन पसंद आए। और अगर हम एफएमसीजी कंपनी की बात करें, तो इसका प्रोडक्ट हम आज भी यूज करते हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। इसके बाद आपको कंपनी के कॉम्पिटिटर्स को भी देखना है। जैसे टीसीएस का कॉम्पिटिटर है इन्फोसिस और हिंदुस्तान यूनिलीवर का कॉम्पिटिटर है गोदरेज। दोस्तों, ये मैंने बस एक एग्जांपल के लिए माना है। तो क्या हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी ज्यादा अच्छी है गोदरेज से? इसका जवाब आप खुद से पता करोगे तो सही होगा। दोस्तों, जब आप किसी कंपनी को एनालिसिस करते हो, तो सबसे पहले आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस ही करनी चाहिए। ये सब देखने के बाद आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी चाहिए।
इसमें कंपनी का एनालिसिस हम नंबर्स के फॉर्म में करते हैं। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीई रेशियो की। पीई रेशियो को सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि कितना लगाने से कितना मिलेगा। जैसे अगर किसी कंपनी की पीई 10 है तो आप ये मान सकते हो कि 10 रुपए लगाने से हमें 1 रुपए मिलेगा। वही अगर किसी कंपनी की पीई 100 है तो 100 रुपए लगाने से हमें 1 रुपए मिलेगा। अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो आपको पीई रेशियो जरूर चेक करना चाहिए और पीई रेशियो जितना कम हो उतना ही सही माना जाता है। लेकिन अगर आप ग्रोथ इन्वेस्टर हो तो ये रेशियो से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद आपको कंपनी का बैलेंस शीट चेक करना चाहिए। इसमें मेनली हम कंपनी के करंट एसेट और लायबिलिटीज को देखते हैं और जिस कंपनी के पास एसेट्स ज्यादा हो उसके लायबिलिटीज के कंपेयर में तो वो सही मानी जाती है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर में आप देख सकते हैं इसके पास 13,600 करोड़ के एसेट्स हैं और 10,800 करोड़ के लायबिलिटीज हैं। तो ये कंपनी के एसेट्स ज्यादा हैं तो हम नेक्स्ट फेज के लिए इसे पास कर सकते हैं। नेक्स्ट फेज है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो कंपनी एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे सिंपल भाषा में समझे तो पैसे के आने जाने के साइकिल को हम कैश फ्लो कहते हैं। इसमें दो कॉमन फ्लोज होते हैं। पहला होता है इनकमिंग कैश फ्लो और दूसरा होता है आउटगोइंग कैश फ्लो। इनकमिंग मतलब कंपनी के पास कितना पैसा आ रहा है और आउटगोइंग का मतलब कितना पैसा कंपनी पे कर रही है या जा रहा है। कैश फ्लो के अंदर हमें 3 चीजों को देखना चाहिए। पहला ऑपरेटिंग कैश फ्लो, दूसरा इन्वेस्टिंग कैश फ्लो और तीसरा फाइनेंसिंग कैश फ्लो। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग कैश फ्लो को जान लेते हैं। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि कंपनी के पास ऑपरेशन से मतलब कंपनी जो प्रोडक्ट बेचती है उससे कितना पैसा आया। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी का 2021 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो है 9,000 करोड़ के आसपास, जो कि सही है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग कैश फ्लो की। इसका मतलब कंपनी ने जहां जहां अपना पैसा इन्वेस्ट किया है या स्पेंड किया है वहां से कितना पैसा आया ये होता है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में -1,000 करोड़ दिखा रहा, मतलब इस कंपनी ने जहां पैसा इन्वेस्ट किया है वहां से इसे इस साल 1,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। अब बात करते हैं फाइनेंसिंग कैश फ्लो की। जब कर्ज चुकाने और डिविडेंड पे करने के बाद कंपनी के पास जो पैसा बचता है उसे हम फाइनेंसिंग कैश फ्लो कहते हैं। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो इसका फाइनेंसिंग कैश फ्लो -9,000 करोड़ के आसपास है, मतलब इसे हम सही नहीं बोल सकते। और आखिर में आप नेट कैश फ्लो देखोगे तो भी ये -1,000 करोड़ के आसपास ही है, जो कि ठीक बात नहीं है। दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही बड़ा टॉपिक है जो इस वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है। इसके बाद हम कंपनी का डेप्ट चेक करते हैं। डेप्ट यानी कि कर्जा, तो ये जितना कम हो या हो ही ना तो उतना ही सही माना जाता है। दोस्तों इन सब के अलावा भी बहुत सारे रेशियोज हैं जिन्हें देखना जरूरी होता है। अगर आप सारे रेशियोज के लिए पर्टिकुलर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं और आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी जरूर बताएं। मैं जल्द ही आपके टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज के वीडियो से जरूर कुछ सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।